एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ये ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइलेज और हे के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वो पिछली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हम बात कर लेते हैं ये शुष्क खेती होती क्या है। शुष्क खेती होती है वर्षा पर आधारित होने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। यानी शुष्क क्षेत्रों के अंदर जब जल की कमी होती है तो वो वहां पर फसलें हो नहीं पाती है, केवल फसलें वर्षा के जल पर ही आधारित होती है। तो इसको शुष्क खेती या बरानी कृषि भी कह सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं भारत के अंदर कुल कितने प्रतिशत शुष्क खेती होती है। तो भारत के अंदर कुल कृषि क्षेत्र का 67% क्षेत्र पर शुष्क खेती होती है। कुल खाद्यान्न की बात करें तो भारत के अंदर कुल खाद्यान्न के उत्पादन का लगभग 40 से 42% उत्पादन शुष्क खेती से ही होता है। और राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 62% क्षेत्रफल केवल शुष्क खेती ही होती है। तो हम बात कर लेते हैं शुष्क खेती से जुड़े कुछ अनुसंधान केंद्रों की। तो इसमें सबसे पहला आता है क्रीडा यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई एग्रीकल्चर, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये तो था अपने भारत के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो शुष्क खेती के लिए अनुसंधान केंद्र निर्मित किया गया है वो कौन सा है। इसमें आता है आईकार्डा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ स्थित है? एलिपो, सीरिया के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 के अंदर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 के अंदर इसका स्थापना हुई थी। तो अब हम पढ़ लेते हैं शुष्क खेती के वर्गीकरण को। तो शुष्क खेती को वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया है और 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें फर्स्ट है शुष्क खेती, सेकंड है ड्राईलैंड फार्मिंग और थर्ड है रेन फेड फार्मिंग। शुष्क खेती होती है 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जबकि ड्राईलैंड फार्मिंग होती है 750 mm से 1150 mm वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर, जबकि रेन फेड फार्मिंग होती है 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। शुष्क खेती के सिद्धांत किस उद्देश्य के लिए की जाती है? शुष्क खेती की जाती है केवल नमी संरक्षण हेतु, जबकि ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है नमी व भूमि के संरक्षण हेतु। तो रेन फेड फार्मिंग वाले क्षेत्रों के अंदर क्या वर्षा अधिक होती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य केवल जल निकास है। तो शुष्क खेती में की जाती है एकल या मोनोक्रॉपिंग। एकल या मोनोक्रॉपिंग क्या होती है? यानी कि 3 ऋतु होती है, रबी, खरीफ और जायद के अंदर केवल तीनों ऋतुओं के अंदर केवल एक ही ऋतु के अंदर क्रॉपिंग की जाती है, उसे मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। जबकि मिश्रित खेती के अंदर बहुत सी फसलों के बीजों को मिला के एक साथ बोई कर दी जाती है एक ही खेत के अंदर। तो शुष्क खेती के अंदर होती है एकल व मोनोक्रॉपिंग, जबकि ड्राईलैंड फार्मिंग में भी एकल व मिश्रित कृषि होती है और रेन फेड फार्मिंग के अंदर बहुफसली कृषि यानी कि तीनों ऋतुओं के अंदर कृषि की जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये शुष्क कृषि किस क्षेत्र में होती है, रेन फेड फार्मिंग किस क्षेत्र में होती है और ड्राईलैंड फार्मिंग किस क्षेत्र के अंदर होती है। तो ये शुष्क खेती होती है शुष्क क्षेत्रों के अंदर। और शुष्क क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। जबकि ड्राईलैंड फार्मिंग होती है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, यानी कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और रेन फेड फार्मिंग की बात करें तो रेन फेड फार्मिंग होती है अर्ध आर्द्र व आर्द्र क्षेत्रों में। तो ये कौन से क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर ये होती है। तो वर्गीकरण के बाद में बात आती है शुष्क खेती के सिद्धांतों की कि किस सिद्धांत पे शुष्क खेती होती है। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है नमी संरक्षण और सेकंड आता है फसल प्रबंधन, कि किस प्रकार से फसल को प्रबंधित करके शुष्क खेती की जाती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम नमी संरक्षण की। तो नमी संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? पहला होता है गहरी जुताई करके। तो गहरी जुताई करके किस प्रकार से नमी को संरक्षित किया जा सकता है? तो जो भूमि के अंदर केशी नलियां होती है उन्हीं से जो केशी की जल प्राप्त होता है वही पौधे को मिलता है। जो कि गहरी जुताई अगर करते हैं हम तो केशी नलिकाएं टूट जाती है, जिससे कि भूमि के अंदर नमी बनी रहती है। फिर सेकंड आता है पलवार या मल्च। तो पलवार या मल्च क्या होता है? पलवार या मल्च एक पॉलीथीन की बनी एक लंबी बंडल होती है जिसके अंदर छेद कर दिया जाता है और उसके अंदर पौधा लगाया जाता है, तो जिससे कि जो चारों तरफ नमी रहती है वो बनी रहती है। तो अगला वर्षा जल भंडारण द्वारा हुआ, यानी कि जब वर्षा होती है तब उसके जल को भंडारित कर दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा। टांका विधि जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर वो वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए विधि बनाई गई है। और अगला है खड़ेन, यानी कि जो ढाल वाले क्षेत्रों के अंदर
वर्षा का पानी जब एकत्रित हो जाता है और सूख जाता है तो उसके सूखने के बाद मटर और चने की खेती की जाती है, वो खड़ीन पत्ती कहलाती है। फिर अगला है खरपतवार नियंत्रण करके, यानी कि जब खरपतवारों को नियंत्रित कर दिया जाता है जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, और वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो भूमि के अंदर नमी बनी रहती है। फिर अगला वाष्पोत्सर्जन है उत्सर्जन की क्रिया को कम करके। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो इसको कम करते हैं प्रति उत्सर्जक पदार्थों के द्वारा, यानी कि जो पौधों में उत्सर्जन की मात्रा को कम करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है रंध्र बंद करने वाले, यानी कि जब रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो इस क्रिया को बंद कर दिया जाता है किसके? एट्राजीन, CO2 और ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड के द्वारा बंद कर दिया जाता है इस क्रिया को। फिर अगला परावर्तित करने वाले, यानी कि सूर्य से आने वाली किरणें सीधी पौधे पे आती है और इससे पौधे के टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए केओलिन व चूने का प्रयोग किया जाता है जो कि परावर्तित कर देते हैं किरणों को, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की गति धीमी पड़ जाती है। फिर अगला पत्ती पर आवरण बनाने वाले, यानी कि जब पत्ती पर आवरण बन जाता है तो उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होने लगती है। तो उसमें मोबोलिफ, हेक्साकोनॉल, सिलिकॉन ऑयल और मोम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है वृद्धि अवरोधक, यानी कि जो जड़ की वृद्धि को तो नहीं रोकते हैं बल्कि तने की वृद्धि को रोक देते हैं, उनको वृद्धि अवरोधक कहा जाता है। तो वृद्धि के अवरोधक के रूप में साइकोसोल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है फसल प्रबंधन। तो फसल प्रबंधन में सबसे पहला है मिश्रित खेती, यानी कि एक ही फसल के बीजों को एक साथ मिक्स करके फिर उनकी बुआई कर दी जाती है, जिससे कि जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और जिन फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है उन दोनों फसलों को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि अगर अच्छी वर्षा हो जाती है तब तो जिस फसल में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है उसका उत्पादन हो जाएगा, और अगर वर्षा कम होती है तो फसल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है उसमें उत्पादन हो जाएगा। तो इससे उत्पादन की संभावना और बढ़ जाती है। फिर अगला बीज दर 15% अधिक, पौधों की संख्या 10 से 15% कम रखनी चाहिए। तो बीज दर 15% अधिक रखने से बीज अंकुरण अच्छे से हो जाता है और 15% पौधों की संख्या कम करने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम होती है और नमी चारों तरफ बनी रहती है पौधे के। और एक ये बुआई पूर्व से पश्चिम की ओर ही इस पत्ती के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है फसल चुनाव, यानी कि शुष्क खेती में उन फसलों की किस्मों का प्रयोग किया जाता है जिनको जल की कम आवश्यकता हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।